With the help of statistical models also we can definitely see the risk characteristics, and we can even forecast our risk return combination with the help of statistical models like regression which I said right now. यानी कितना रिस्क लोगे तो कितना रिटर्न आएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो ए और बी, इसमें अगर मेरा मतलब इंक्रीमेंट हुआ तो इसमें अगर दोनों का कोरिलेशन 0.70 है, इसमें अगर मेरा इंक्रीमेंट हो तो 70% चांस है कि डिक्रीज होगा इसमें, ठीक है ना। इसका प्राइस अगर बढ़ा तो इसका प्राइस 70% चांसेस है गिरेगा। तो मुझे मालूम चल गया कि ये गिर सकता है, तो भी मुझे रिटर्न्स तो आएगा क्योंकि मैंने अपना जो पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो में डाल दिया। लेकिन अगर मुझे यही देखना है कि 0.60 के कोरिलेशन में मेरा कितना मतलब ये बढ़ सकता है और कितना कम हो सकता है, तो रिग्रेशन इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ईआरएम। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है कंप्लायंसेस, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही काम होता है कि कंपनी में जितना भी कंप्लायंसेस है उसको वो लोग हमेशा इंटैक्ट करके रखें और ये देखें कि हमेशा वो इंटैक्ट ही रहे, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है सारे कंप्लायंसेस को मानना। अगर सारे कंप्लायंसेस को मान लिया जाता है तो बहुत सारे रिस्क हमारे कंपनी में कम हो जाते हैं। जैसे कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस मतलब स्टेक होल्डर्स से जो प्रॉमिस किया है उनको फुलफिल करके देना, लेंडर्स को टाइमली पैसे देना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपने साइन किए हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अबाइड करना, एनवायरनमेंट लॉस को मानना, टैक्स लॉस को मानना, लेबर लॉस को मानना, हर चीज़ को मानना है आपको, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के गाइडलाइंस को मानना, और जो भी कंपनी के जो भी लीगल जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत आपको कंपनी चलाना है वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी कंपनी पे फिर अनवांटेड रिस्क क्रिएट हो जाएगा। सपोज आप एक बड़े कंपनी है आपकी और आप पोल्यूशन काफ़ी फैला रहे हो और आप क्या कर रहे हो अपने एरिया में जो भी आपका पोल्यूशन है उसको वाटर बॉडीज़ में डाल रहे हो, उसको ज़मीन में छोड़ दे रहे हो, और लाइक इससे क्या होता है कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को ये कंप्लेंट आता है कि आप अबाइड नहीं कर रहे हो रूल्स के साथ, और आप ऐसे इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल नहीं कर रहे हो अपनी कंपनी में जिनको इंस्टॉल करना मैंडेटरी है और जो पोल्यूशन को रिसाइकल कर सकता है, ये वाटर पोल्यूशन जो भी है, लेकिन आप उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, आप उससे बचना चाह रहे हो। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कंपनी के ऊपर वो लोग नोटिस सेंड करेंगे, सर्व करेंगे, और आपकी कंपनी को ताला भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए आपकी कंपनी का रिस्क मैनेजर ये इंश्योर करेगा कि आप ऐसे चीज़ों में नहीं फंसे, और जिससे स्टेक होल्डर्स को भी जो प्रॉमिस किया हुआ है वो, क्योंकि अगर थोड़ा प्रोडक्शन वगैरह रुक जाएगा तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इंडिया में तो क्या है पैसा खिला देते हैं लोग, बट आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में यू कैन नॉट लाइक रिस्क ऑल दिस थिंग्स। आप वहाँ पर रूल्स तो रूल्स होते हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक वो लोग सुनने का सवाल ही नहीं है उसमें। ERM, Enterprise Risk Management and Achievement of Objectives। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंपनी को हेल्प करता है उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। स्ट्रैटेजिक हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स दैट आर अलाइन क्लोजली विद कंपनीज मिशन, मतलब कंपनी का जो मिशन होता है कि वो क्या अचीव करना चाहता है, उसके गोल्स क्या है, वो अचीव करने के लिए वो स्ट्रैटेजीज बनाता है। तो उसमें वो सारे रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करना ही पड़ता है। वहाँ पर आपका एंटरप्राइज रिस्क मैनेजर आपको सपोर्ट करेगा कि आप रिस्क फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल कर सकते हो, या आपने जो मिशन बना के रखा हुआ है जो अचीव करना चाहते हो उसको कैसे अचीव कर सकते हो। ऑपरेशंस, आपका जो ऑपरेशंस है वो भी आपका फुलफिल हो, कंपनी में हर चीज़ का इफेक्टिवली और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो और वेस्टेज ना हो, और जो भी रिस्क है उससे रिलेटेड जो भी है वो भी वो देखते हैं। रिपोर्टिंग, जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनना है उसमें फ्रॉड वगैरह नहीं होना, ये भी एक रिस्क है, वो भी वो देखते हैं। कंप्लायंसेस भी आपको पूरे करने होंगे, उसमें भी आप कभी भी ढील नहीं दे सकते हो। बिना कंप्लायंसेस नहीं करोगे तो आपको आपकी कंपनी पे ताला भी लग सकता है, ताला लगेगा तो कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा तो फिर आगे का काम आप नहीं कर सकते हो। तो ये भी देखना एक कंपनी के रिस्क मैनेजर का काम होता है जो कंपनी के एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। Components of an ERM system. The main components of enterprise risk management system as defined by COSO are: पहले तो कंपनी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपरली एसेस करना और उसके अंदर जो कुछ भी है उसको सही तरीके से
हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करना। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। The enterprise risk management internal environment is the basis for all the other ERM components. The ERM internal environment includes the risk management philosophy or the set of shared attitudes and beliefs that characterize how our nation regards, मतलब सबके सब मिलके एक रिस्क को कैसा रिगार्ड करते हैं, कैसा एक रिस्क को इंपॉर्टेंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कंपनी का रिस्क एपेटाइट क्या है, कितना रिस्क को लेना चाहती है, ले सकती है, और डायरेक्टर्स कैसे हैं, या रिस्क उठाने वाले टाइप के हैं या कम रिस्क लेने वाले हैं। ये सब बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट इनको भी उसे एक रिस्क मैनेजर को इनको भी कंसिडर करना होता है। कंपनी में सारे एथिक्स प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एथिक्स से आधा रिस्क तो वहीं पर मैनेज हो जाता है भाई। अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जिसके मतलब अगर वो फ्रॉड करना चाहता है, तो अगर आप उसको प्रॉपरली अगर अपनी कंपनी में एथिक्स को इम्प्लीमेंट करोगे और बार बार उनको बताते रहोगे कि आपको एथिकली काम करना है और मोरल वैल्यूज़ आपको पहले रखने हैं अपने काम में, तो कहीं ना कहीं उसके मन में, जिसके जो फ्रॉड करना चाहता है उसके मन में ये आता है कि भाई मोरालिटी नाम की भी कोई चीज़ है। देयर समथिंग कॉल्ड मोरालिटी विच इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड टू बी फॉलोड ट्रूथफुली एंड ऑनेस्टली। अगर हम काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बढ़ेगा और हमें ही उसका फ़ायदा मिलेगा। हम शॉर्टकट्स में जाने से अच्छा एक ऑनेस्टली फ़ायदा उठाए तो ज़्यादा अच्छा होता है कंपनी के लिए। तो एथिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आधे से ज़्यादा रिस्क तो एथिक्स की वजह से ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड जितने भी लोग हैं उनमें अच्छी नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, नहीं तो फिर वो भी रिस्की है। अगर फालतू लोग, अगर आधे नॉलेज के लोग आ गए तो वो काम नहीं कर पाएंगे और वो आधा काम बिगाड़ देंगे। और मतलब रिपोर्टिंग सही तरीके से होना चाहिए हर चीज़ को, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कस्टमर्स के से जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिसेस को भी आप लोग को पूरा करना है, उनको ख़राब सामान नहीं देना है, क्वालिटी मैनेजमेंट पक्की रखनी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस भी प्रॉपरली होना चाहिए फेवर्ड लोगों को। और जो लोग हमारे चापलूस होते हैं, जो हमारा जो फूड लिकर होते हैं, मतलब जो चमचे होते हैं, उन लोग को बढ़ा केपेबल लोगों को अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो कंपनी में और बड़ा रिस्क क्रिएट होगा। फिर ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, फिर इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कौन से ऐसे रिस्क की इवेंट्स हैं जिसको कंपनी एनकाउंटर करेगी। जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशंस हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज़ है, पॉलिटिकल इवेंट्स है, फालतू गवर्नमेंट आ गई है, सोशल फैक्टर्स है जैसे डेमोग्राफिक जैसे चेंजेस हो रहा है, और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर का कंज्यूमर की डिमांड क्या है, नया प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, और एम्प्लॉयज़ की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। इंटरनल प्रोसेस रिलेटेड इवेंट, जैसे जो नए नए रिस्क को बर्थ दे सकते हैं वैसे इवेंट्स को मॉनिटर करना या वैसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। और एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह में और सर्विसेज में आप किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करके सबको दे रहे हैं। फिर रिस्क को एसेस करना, वो रिस्क को एसेस करना मतलब उसको केयरफुली स्टडी करना, रिलेशनशिप देखना, इंटर रिलेशनशिप देखना हर टाइप के रिस्क के बीच में। और इनहेरेंट रिस्क, यानी जो रिस्क हमारे को पहले से ही है, जिससे हम दूर नहीं भाग सकते, जो पहले से ही लगा हुआ चिपका हुआ होता है। जैसे एक कंपनी को कुछ रिस्क पहले से ही होते हैं, जैसे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, कस्टमर्स के डिमांड्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, सप्लायर का जो भी पावर होता है, और जो भी कंपनी के अंदर के जो इनहेरेंट रिस्क होते हैं कि कभी भी कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है सबके बीच में, मतलब कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में क्लैशेस हैं, वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कंपनी के अंदर के भी रिस्क हो सकते हैं। मतलब सही, अगर आप क्रिकेट का मैच देखो, अगर दो लोग जो बैटिंग कर रहे हैं और जो रनिंग साइड पे है, मतलब दूसरा जो मतलब दूसरे साइड पे जो खड़ा होता है, उनके बीच में अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो विकेट जाएगा ना। वैसा रेसिडुअल रिस्क, रेसिडुअल का मतलब है लेफ्ट ओवर, मतलब बचा खुचा रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क मतलब हमारे कंपनी के अंदर के इंटरनल रिस्क जो भी हैं, उसमें से हम जो भी मिटिगेट करना चाहते हैं, वो मिटिगेट करने के जो भी प्रोसेस हम लोग मतलब इम्प्लीमेंट करने के बाद जितना हम कम कर पाए, उतना कम करने के बाद जो लास्ट का बचा कुचा रिस्क होता है वो रेसिडुअल रिस्क होता है। यानी सारे रिस्क को आप कम करने की कोशिश कर दी और 80% तक कामयाब हो गए, तो जो 20% बचा वो रेसिडुअल होता है, उसको भी कम करना है। अब रिस्क रेस्पॉन्स, फिर रिस्क कैसा, रिस्क का जो रेस्पॉन्स है, अब जैसे आप इनहेरेंट रिस्क में देखो, रेसिडुअल रिस्क में द लेवल ऑफ रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर मैनेजमेंट हैज टेकन एक्शन टू मिटिगेट दिस, मतलब आप पूरा अपना जो भी जितना जोर लगाना लगा लिए,
और रिस्क को कम करने में कामयाब भी हो गए, फिर भी कुछ बच गया, वो है रेजिडुअल। होता है ना भाई, हम लोग सारा काम कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा कुछ कभी कभी पेंडिंग रह जाता है। जब कभी अब हमें किसी मिशन पे काम करते हैं तो जल्दबाजी में करते हैं, या अब जैसे इंडिया इंडिया को अभी बहुत सारा ड्रग्स मैन्युफैक्चर करके फॉरेन कंट्रीज भेज। देयर आर एक्शंस दैट मैनेजमेंट विल टेक टू एड्रेस ईच आइडेंटिफाइड रिस्क, मतलब कैसे उसके ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो या उसको अवॉइड करना है, मतलब मैं आपको पहले बताया रिस्क को कम करने के तीन चार तरीके हैं। एक तो क्या है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं तो इंश्योरेंस लेके एक्सेप्ट कर लो, या उसको थर्ड पार्टी पे ट्रांसफर कर दो, या लाइक रिडक्शन पूरा का पूरा उसको हट ही जाओ वहाँ से, अवॉइड कर दो, या तो डाइवर्सिफाई करके उसको रिड्यूस कर दो। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड जो भी है। उसके बाद मॉनिटरिंग, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो भी उस चीज़ से रिलेटेड आप काम कर रहे हो सबके साथ शेयर करो इन्फॉर्मेशन, और सबको बोलो कि कॉशियस रहे भाई, ये सब चीज़ों का हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। उसको फिर मॉनिटर करते रहना कि हम जो भी इम्प्लीमेंट करें अपने स्ट्रैटेजीज को, कैसा उसके ऊपर वो उसका हमारे को फीडबैक क्या मिल रहा है। ये बेनिफिट्स तो आपको अपने कंपनी का रिस्क एपेटाइट समझने में पूरा हमें हेल्प मिलेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होगा तो हम अपने आप को हर बार इंप्रूव कर सकते हैं, रिस्क रिस्पॉन्स के डिसीशंस, रिस्क रिस्पॉन्स रिलेटेड डिसीशंस अच्छे से ले सकते हैं। यानी रिस्क को हर जो भी रिस्क है हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। अगर हम एक टास्क कर रहे हैं और उसमें हमें कामयाबी हासिल हो गई, नेक्स्ट टाइम उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मालूम है कि कैसे उसको ठीक किया हम लोगों ने वैसा। और कम रिस्क और बाकी नेक्स्ट टाइम पे सरप्राइजेस के वजह से या बड़े लॉसेस एक साथ ना हो हमको, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है और हमारा पैसा भी बच जाता है, खराब ज़्यादा वेस्ट नहीं जाता, जिससे कि कंपनी को बाद में काम आ सकता है। इवेंट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। फॉर द पर्पस ऑफ, जस्ट अ मिनट। Event identification techniques. For the purpose of this discussion, an event is an incident or occurrence emanating from internal or external sources. एक इवेंट क्या होता है? इवेंट यानी कोई एक चीज जो मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर हम कोई चीज के ऊपर अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं और एट द एंड वो दिन आ गया जब वो चीज हम पूरी करने वाले हैं, उसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम आ रहा है, एग्जाम जिस दिन आएगा वो आपका इवेंट रहेगा और उसकी प्रिपरेशन आप जो कर रहे हो आज से वो आपकी प्रोसेस चलती जा रही है। सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन, एन इवेंट इज एन इंसिडेंट और अकरेंस एनामेटिंग फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स, मतलब जो भी आपका जो अकर होने वाला जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है वही आपका इवेंट रहेगा। तो उसके लिए आप अपने वो स्ट्रेटजीज को बना प्रिपेयर करके रखते हो। ठीक है, an event may have a positive or negative impact in event identification, या दोनों भी हो सकता है। मैनेजमेंट accepts that uncertainties exist and that it does not know whether an identified event will occur and if so, मतलब आप कोई काम होने, जैसे एग्जाम आप लिखने वाले हो, अब वो कुछ अनसर्टेनिटीज बीच में आ गई, कहीं जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अब एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, ऐसा काम भी हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। when it will occur or its precise impact should it occur, मतलब अगर वो हो, अगर मतलब जब इवेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारे पर। सो अ कंपनी मस्ट एस्टैब्लिश फॉर्मल प्रोसेसेस टू रिव्यू पोटेंशियली, मतलब उसको अब देखना पड़ेगा कोई भी इवेंट जो हो सकता है
उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है उसको हम कैसे कम कर सकें, ताकि वो इवेंट जब हो ही जाए तो हमें बड़ा नुकसान ना दे। ठीक है ना, जैसे कुछ भी हो सकता है, रिसेशन आने वाला है मार्केट में, या मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है जिस जो मतलब हमारे को काफ़ी बड़ी बिग वे में इम्पैक्ट कर सकता है, तो हमें पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। Following list from COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework provides a number of effective event identification techniques. मतलब कुछ इवेंट जो होने वाला है, जो हो सकता है, उसके लिए आप कैसे मतलब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ मतलब होने ही वाला है। इवेंट इन्वेंटरीज आर डिटेल्ड लिस्टिंग्स ऑफ पोटेंशियल इवेंट्स कॉमन टू कंपनीज विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। मतलब जो कुछ आप समझो कि कुछ हो ही सकता है जो हर कंपनी के लिए कॉमन होते हैं। दे कुड ऑल्सो बी एन आर्चीव ऑफ इवेंट्स दैट हैव अकर्ड दैट ओनली द लॉन्ग टेनर्ड मैनेजमेंट कैन रिकॉल। मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स जो ऑलरेडी आप भुगत चुके हो, जो आप देख चुके हो, और जो आप रिकॉल कर सकते हो। वंस दीज इवेंट्स हैव बीन अचीव्ड दे कैन सर्व एज अ रिसोर्स ऑफ लेसन्स लर्न। मतलब आप इनसे समझ सकते हो कि आपने क्या सीखा है। कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपकी कंपनी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट रख चुके हैं पहले, या जिनको आप झेल चुके हो और जिनसे आप गुजर चुके हो, फिर आप उनका एनालिसिस कर सकते हो इंटरनली। आप अपने प्लानिंग साइकिल में ये लगा सकते हो कि हम ऐसे ऐसे चीज़ों को झेले हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों ने कैसा अपने आप को चलाया था, और कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को हम लोगों ने बाहर निकाला था, और उस टाइम पे हमारे जो भी हमसे रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम लोगों ने किस तरीके से, हमारा एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ, उस टाइम पे हम लोगों ने उनको कैसे मतलब केटर किया। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी कंसिडरिंग इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट माइट कंसल्ट इट्स ओन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। इट माइट ऑल्सो यूज एक्सटर्नल मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट हैव अफेक्टेड द सक्सेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। मतलब वो ये देखते हैं कि अब हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमें किसको टारगेट करना है। अपना पुराना एक्सपीरियंस, इससे पहले भी प्रोडक्ट लॉन्च करते समय हम लोगों ने किसको टारगेट किया था, और हमारे कॉम्पिटिटर्स भी जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो कितना सक्सेसफुल रहा, वो टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में। एस्केलेशन और थ्रेशोल्ड ट्रिगर्स, मतलब ऐसे चीज़ जो एरियाज ऑफ कंसर्न है, बाय कंपेयरिंग करंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विद प्री डिफाइंड क्राइटेरिया रिलेटिंग टू अ रिकॉग्नाइज्ड रिस्क। वंस ट्रिगर्ड, an event may require further assessment or an immediate response. For example, a company's management might monitor sales volume in areas targeted for new marketing or advertising programs and then redirect resources based on those results.